दही इलाके में रूपमती नाम की लड़की अपने बाबा जान के साथ रहती थी। रूपमती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके बाबा जान मुलाजिमत के लिए चले जाते तो वो घर पर तन्हा रह जाती। एक रोज रूपमती ने अपने बाबा जान से कहा, बाबा जान, या आप मुझे माँ ला कर दीजिए या एक गाय ला कर दीजिए। मैं सारा दिन घर में तन्हा बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे निकाह नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गाय लाकर दे सकता हूँ। हर रविवार को देही में जानवरों का बाजार लगता था। रूपमती के बाबा जान बाजार से गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह बाबा जान, बहुत खूबसूरत गाय लाए हैं आप, मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपमती घर पर अकेले नहीं रहती थी, वो पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध निकालती, तो कभी उसे नज्म पढ़कर सुनाती। रूपमती के घर के पीछे मालिक और मालकिन रहते थे। रूपमती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी। उसे जब भी मौका मिलता वो देही में इधर उधर सैर को जाती और दोपहर में रूपमती की आंख लग गई। तब मुन्नी उसकी मालकिन के दौलत खाने में जाकर उसके पाकीज़ा जगह पर गोबर कराई। मालकिन नींद से फारिग हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने आओ देखा ना ताओ और मुन्नी की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की सदा रूपमती को सुनाई दी तो वो एकदम से उठ गई। रूपमती दौड़ती हुई मालकिन के दौलत खाने पहुंची। अरे अरे चाची, रुक जाइए, चाची बेचारी मर जाएगी। ले जा इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया ना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपमती रोते हुए मुन्नी को घर ले आई। मुन्नी का एक सींग खम हो गया था, लगता है अब इसे खूंटे से बांधकर ही रखना चाहिए। रूपमती मुन्नी का इलाज करती है और एक खूंटा नजब करके मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ, अब मैं सुकून से रह सकती हूँ, क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक रोज रूपमती के घर डाकिया खत लेकर आया। बाबा जान, चाचा जान का खत आया है। अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति का निकाह है। कुछ दिनों बाद रूपमती अपनी चचाजाद बेटी की शादी में जाती है। देख मुन्नी, बस 2 दिन की बात है। ये चारा रखा है, नौश कर लेना, और ये पानी रखा है, सरे आप कर लेना। जब रूपमती और उसके बाबा जान चले गए तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और देही में इधर उधर सैर करने लगी। उसने देखा कि मालिक और मालकिन सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर पर घुसी और उनके मुंह पर पैखाना कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपमती घर वापस आई तो उसने देखा कि खूंटा उखड़ा हुआ है। बाबा जान, मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को देही में तलाश करने लगे। अरे चचा जान, हमारी गाय देखी है क्या? बेटा, तुम्हारी गाय को सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपमती और उसके बाबा जान की दिली अजियत होती है। वो मालिक मालकिन के दौलत खाने पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी, आपने हमारी गाय को पीट कर मार डाला? हाँ, खत्म कर दिया। उसने हमारे मुंह पे गोबर कर दिया था, इसीलिए खत्म कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ। मैं देही शोहरा में शिकायत कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। शिकायतों से कुछ नहीं होगा। इंसाफ ये है कि जानवर के बदले जानवर देना होगा। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीदी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरियल नहीं थी। ये ज़ईफ गाय पता नहीं कहां से उठा कर लाए हो। देखो, ज्यादा जुबान दराजी मत करो। गाय के बदले मैं तुम्हें गाय दे रहा हूँ, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ख्याल रखना, इकलौती दुख्तर है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा, बताना जरा। चल बेटा, ऐसे मगरूर लोगों के मुंह लगना फिजूल है। रूपमती और रूपमती के बाबा जान ज़ईफ गाय को ही घर ले आते हैं। बाबा जान, मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा, मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती। हम इसी ज़ईफ गाय को नाजों से पाल लेंगे।
रूपमती और उसके बाबा जान कमजोर गाय की खूब खातिरदारी करते हैं। उसकी हालत में कुछ बेहतरी होती है। एक रोज रूपमती गाय का दूध दूहने बैठी। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए, गाय से दूध की जगह सोने का आग निकल रहा है। कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर सख्त सोना बन जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपमती जल्दी ही दौलतमंद हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ अहमक हो। वो ज़ईफ गाय जिसे तुमने रूपमती को सौंप दिया था, सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम लोग बहुत अमीर हो चुके होते। मालिक सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार की बाजार से एक अच्छी तंदुरुस्त गाय खरीदी और उसे लेकर रूपमती के घर पहुंच गया। क्या हुआ मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं हमारे घर? अब्बू जान घर पर हैं बेटा? नहीं, मुलाजिमत के लिए गए हैं। मुझे अपनी ज़ईफ गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरे माँ के बज़ाहिर है। तुम उसके एवज में तुम ये तंदुरुस्त और खूबसूरत गाय ले सकती हो। अच्छा, जब हमने ज़ईफ गाय की तबीयत अच्छी करके उसे अच्छा कर दिया और वो सोने का दूध देने लगी, तो आपको ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे अब्बा जान के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। रूपमती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वो दूध दूहना शुरू कर देता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दूध दूहा जा चुका होगा, कल शहर से दूहना। उस रात मालिक और मालकिन सो जाते हैं। अगली शहर जब वो सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट का गोबर कर दिया है। मालिक और मालकिन पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। वो दोनों का गोबर में दम घुट जाता है। तभी तो कहते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका आखिरत भी बुरा ही होता है। मेहंदीपुर देही इलाके में किशन नाम का धोबी रहता था। किशन के माशी जरिया भैंस थी जिसको लकब था काली। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती। किशन दूध का जखीरा बर्तन में शराबोर कर लेता। शारदा, मैं दूध को फरोख्त करने जा रहा हूँ, काली की गिज़ा का इंतजाम कर देना। हाँ जी, जो हुक्म। किशन मोटरसाइकिल से आवाम के घर दूध दस्तयाब करने जाता था। किशन की बीवी काली के गोबर को बर्तन में जमा करती थी और उससे दीवार के दरीचे भरती थी। जो कंडे बच जाते थे तो शारदा उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बेइंतहा मोहब्बत करते थे क्योंकि वही उनके जीस्त की बैसाखी थी। वक्त बेवक्त अगर काली का दूध बच जाता तो वो दोनों उन्हें देहात के गुर्बत ज़दा लोगों में तकसीम कर देते। एक रोज किशन अपने आशियाने में स्मार्ट टीवी फरोख्त कर लाता है। देहात के किसी भी रईस ज़ादे के पास स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर तशरीफ ले जाता है। लीजिए भानु भाईजान, मिठाई नोश फरमाइए। जनाबे आला किस बात की है? दुआ के साए में स्मार्ट टीवी खरीदा है। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह जरखेज है। भानु किशन से बेइंतहा हसद रखता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी हमनवा से अर्ज करता है, इनकी काली तो कोहिनूर का हीरा बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये दौलतमंद दस्तयाब हो रही है। एक निकम्मी आलसी हमारी भैंस है, पूरे दिन में सिर्फ 2 लीटर दूध जरखेज करती है और आपके मानिंद गोबर होता है। और एहतरामन इन दोनों के दौलत खाने में कोई शय आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं, खून जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आए? क्यों पागलों की जैसी बातें कर रही हो? अरे तुम अहमक हो। भैंस को यहाँ ले आना, उस पर खाकी रंग तकमील कर देना,
और देहात के आवाम से कह देना कि बाजार से भैंस फरोख्त करके लाया हूँ। बात तो तुम्हारी 100 आने बरहक है। शब में किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु खामोशी से घर में दबे पांव आता है। वो काली के दाहिने में रस्सी बांध देता है। काली को अपने जेरे नजर घर में ले आता है। घर लाकर वो काली पर खाकी रंग तकमील कर देता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब किशन और शारदा सोकर बेदार होते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। ऐ खुदा, मेरे अल्लाह, काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शको शुबा नहीं करते और पूरे देहात में अपनी भैंस की शिनाख्त करते रहते हैं। पूरे देहात में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर आंसू बहाते हैं। उस दिन दोनों भूखे रहते हैं। या मेरे मौला, मासूम काली किस मुसीबत में होगी? यक किशन देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके करीब जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है। परवरदिगार ने शायद हमारा जरिए माश किया था है, वरना इस बियाबां में किसी को भैंस कैसे मिले दस्तयाब है। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर लाते हैं। दूसरे दिन शारदा जब सोकर बेदार होती है तो अपनी नई भैंस के कंडे बनाने लगती है। गोबर में से उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। अरे सुनिए सुनिए, देखिए गोबर में ये क्या मिला है? सोने का टुकड़ा? ये भैंस के पेट से दस्तयाब हुआ। फिर दूसरे दिन जब भैंस गोबर देती है उसमें एक और सोने का टुकड़ा मिलता है। लगता है मेरे परवरदिगार ये गोबर के साथ रोज एक सोने का टुकड़ा भी देती है। किशन और शारदा गोबर में सोने के टुकड़े मिलने से बहुत जल्द दौलत से लबरेज होते हैं। वो एक आलीशान महल बनवा लेते हैं और कार भी दस्तयाब कर लेते हैं। उधर जब भी भानु दूध दूहने के लिए बैठता तो काली उसे जोर से लात मारती। भानु और उसकी बीवी काली की खूब डंडे से पिटाई करते और जबरन दूध दस्तयाब करते। कब बखत ने तो जीना हराम कर दिया है। वहाँ बड़े प्यार से दूध देती थी और यहाँ देने में इसे मौत आ रही है। किशन का तो ताजमहल बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। अल्लाह ही जाने कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। भानु शब में दबे पांव किशन के घर में आंख लगाता है और खामोशी से किशन और उसकी बीवी की बातें सुन लेता है। आज हमारी कामयाबी इस भैंस की वजह से है। अलबत्ता ये रोज सोने का टुकड़ा अपने गोबर में ना देती तो हम कभी दौलतमंद नहीं बनते। अच्छा, लगता है इनकी भैंस के पेट में बेइंतहा सोने के टुकड़े हैं। किशन और किशन की बीवी जब सो जाते हैं तो भानु रात में दबे पांव उनके घर आता है और उनकी नई भैंस खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोने के टुकड़े पाने के फिराक में भैंस का शिकम चीर देता है। भैंस के शिकम में सोना नहीं मिलता और भैंस बेजा हो जाती है। जल्दी से इसका इंतजाम करिए वरना हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। लेकिन देहात का खादिम उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसे मार डाला। खादिम भानु को गिरफ्त में लेके किशन के जेरे नजर करता है। भानु, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी। हम तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया है? जी मैं शर्मसार हूँ, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। देहात में जेवरी बुलाई जाती है। जेवरी भानु और भानु की जोजा को देहात से दरबदर करने का फैसला सुना देती है। ये कहानी है माधवनगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करती थी और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है,
हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो अब्बू, तो आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की ओर चला जाता है और वहां जाकर सोचता है कि हे मालिक, इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने में अभी 15 दिन वक्त है, उससे पहले ही इतनी गर्मी। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक खातून वहाँ पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भाईजान, पूरे कस्बे में पानी भी नहीं है और हमें पास के कस्बे ने पानी देने से भी मना कर दिया है। गर्मी बढ़ती ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपनी जान खो बैठे। सच कहा राघव भाईजान आपने, कुछ ना कुछ तो कस्बे की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे कस्बे के जानवर भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पंछियों को पिला देता हूँ, उससे कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर प्यासे जानवरों को पिलाता है, जिसे देखकर राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश अब्बू हमारे कस्बे में भी पानी होता। पानी ही नहीं, काश हमारे कस्बे में बर्फ होता, मैं तो बर्फ से ही सारे काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ मुनासिब है, ये मुमकिन नहीं है बेटा। अब्बू, एक बार आपने ही कहा था, अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ, ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो, इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? अरे तुम आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़ी मोहब्बत से पानी पीते हैं। तब उनके घर पर उनकी गांव की खातून आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया है, घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतने गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं कहां से सरपंच जी कहां से ठंडे पानी बेच, उन्हें पानी बेचते देख तो मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो नेकी का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है तो फिर रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो अनाज आएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी बेगम घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। सुन रही हो बेगम, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के बद्दुआ की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी, तब तक हमें ऐसी ही बर्फ मिलती रहेगी। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को मालिक का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे शैतान निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा, आखिर ये बर्फ की खदान है क्या? अगले दिन सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा सरपंच जी एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की ओर जा रहा है, जहाँ से बकरी की मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच जी सरपंच बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहां जाकर देखा कि बकरी ठंड की वजह से बुरी कांप रही थी। तुम चाहे जितना भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से हम बाहर मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए,
वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बातें बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना। पहले मेरी बातें तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने उसको पूरी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बेटा, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी, ये लीजिए, लेकिन मेरे पास बस थोड़ा ही सा पानी बचा है। बेटा, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उसे पानी पिलाया, उस साधु ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी बकरी को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी बेगम पर परेशानियां आ जाएगी। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से गायब हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से तो उसकी जान जा सकती है, उसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बेगम की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे ले जाने दो इसे। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, मैं राघव, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं एक मायावी बकरी हूँ, तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हारी एक मुराद पूरी कर रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरी मुराद ये है कि तुम्हारी सारी चादरें बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो, वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी बेगम महफूज है। मैं क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। मैं उस बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा, पूरी गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी के कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादरें बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादरें सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आपने अपने मन की मुराद पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक जादुई चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। अरे, अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में पुष्पा नाम की बेहद लालची औरत मिठाई की दुकान चलाती थी। पुष्पा स्वभाव से बेहद क्रूर और लालची थी। एक दिन पुष्पा की दुकान पर रबड़ी बनाने वाला मोहन उसकी दुकान पर थोड़ी देरी से आया। मोहन, तू अब आया है दुकान पर? देरी से आने के लिए मुझे माफ कीजिए पुष्पा जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। तुम आजकल के निठल्ले विवाह होते ही जोरू के गुलाम बन जाते हो। मैं तुझे आज के पैसे नहीं दूंगी। ऐसा मत कीजिए पुष्पा जी, मैं तो आज आपसे तनख्वाह बढ़ाने की बात करने वाला था। क्या बोला? अरे, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? या वो भी बेच कर खा लिया तूने? एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे सैलरी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाऊंगी। देखिए पुष्पा जी, आपके दुकान की रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर है और उस रबड़ी को मैं ही बनाता हूँ। ये मत भूलना, दूसरे दुकानदार मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे
तो मजबूरन मुझे यहाँ से काम छोड़कर जाना होगा। अरे तो अभी और इसी वक्त छोड़कर चले जाना। अरे तुझे क्या लगता है मेरे दुकान की रबड़ी तेरी वजह से मशहूर है? ठीक है, मैं भी आपकी दुकान पर अब काम नहीं करना चाहता। मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अरे काहे का हिसाब और काहे के पैसे? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। जो भी करना है कर ले। मोहन ने बहुत कोशिश की। मोहन आंखों में आंसू लिए हुए दूसरे हलवाई की दुकान सुरेश की दुकान पर चला गया। मैं जानता हूँ मोहन कि पुष्पा एक बेहद लालची और क्रूर औरत है। वो तुझे पैसे नहीं देगी। तूने जैसे ही उससे तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो उसने तुझे काम से निकालने का बहाना बना दिया और बेईमानी करने का भी। मैं पिछले 5 साल से उसकी दुकान पर काम कर रहा था और इन 5 सालों में मैंने कभी भी उन्हें शिकायत करने का मौका नहीं दिया। मैं रबड़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं जानता हूँ मोहन, तेरी बनाई हुई रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर है, इसलिए तू आज से मेरे दुकान पर रबड़ी बनाएगा। और हाँ, जितना पुष्पा तुझे तनख्वाह देती थी मैं तुझे उससे 2 गुना दूंगा। सुरेश की बात सुनकर मोहन खुश होता हुआ बोला, देखना चाचा, पुष्पा जी की रबड़ी अब ज्यादा दिन तक मशहूर नहीं रह पाएगी क्योंकि उनकी रबड़ी मैं ही बनाता था। कुछ वक्त बाद जमींदार की बीवी आरती, जो कि पुष्पा की दोस्त भी थी, पुष्पा की दुकान पर रबड़ी खाने आई। मगर रबड़ी खाते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। आरती चिल्लाती हुई बोली, पुष्पा, पुष्पा, कहाँ है तू? क्या हुआ आरती? आज की रबड़ी तुझे पसंद नहीं आई? अरे ये रबड़ी है या समोसे की चटनी? एक तो इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं है। पहले तो तेरी रबड़ी बहुत अच्छी बनती थी, अचानक से ये तेरी रबड़ी को क्या हो गया? फिक्र मत कर आरती, शायद गलती से मेरे नौकर से रबड़ी बनाने में कोई गलती हो गई होगी। कल से तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पुष्पा की बात सुनकर आरती वहाँ से चली गई। पुष्पा का नौकर गणेश पुष्पा से बोला, अरे रबड़ी तो मोहन ही अच्छी बनाता था पुष्पा जी, आपने उसे धक्के देकर निकाल दिया। तू अपना मुंह बंद कर। उस रमेश को भी यही लगता था। कुछ दिन बाद देखना मेरी दुकान पर रबड़ी लेने वाले की कैसी लाइन लगती है। अरे तुम लोग तो कल के बच्चे हो। मुझे रबड़ी का कारोबार करते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। मैंने अपना मकान और कार रबड़ी बेच बेच कर ही खरीदी है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की दुकान पर रबड़ी लेने वालों की भीड़ जमा होने लगी। गांव का कोई भी आदमी सुरेश की या किसी और की दुकान से रबड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं था। पुष्पा की दुकान को छोड़कर गांव की सभी दुकानों पर कुत्ते लौटने लगे। ये देखकर मोहन सुरेश से कहता है, मैं इतनी अच्छी रबड़ी बनाता हूँ सेठ जी, फिर भी हमारी रबड़ी कोई खाने को तैयार ही नहीं है। रोज रोज रबड़ी फेंकने से तो आपका दिवालिया निकल जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था मोहन, लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मोहन, तुझे पुष्पा की दुकान पर काम करते हुए सिर्फ 5 साल हुए और मैं 20 साल से देख रहा हूँ। जब कभी पुष्पा की दुकान पर लोग रबड़ी खाना बंद कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद अचानक से उसके दुकान पर भीड़ लगने लगती है। पता नहीं पुष्पा ऐसा कौन सा चमत्कार करती है कि फिर किसी भी व्यक्ति को उसकी रबड़ी के अलावा किसी और की रबड़ी अच्छी नहीं लगती। अब क्या होगा सेठ जी? अब तो मालिक ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश की दुकान पर एक पागल आदमी आकर खड़ा हो गया। वो कुछ खाना मांगने लगा। उस पागल आदमी ने हाथ में 2 मिट्टी की मटकियां पकड़ी हुई थी। सेठ जी, लगता है ये व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है, भूखा मालूम होता है। इसकी हालत देखकर लगता है इस बेचारे के पास पैसे भी नहीं होंगे और ये बेचारा कई दिनों से भूखा भी मालूम होता है। इसे कुछ खाने को दे दो। मोहन ने रबड़ी उस पागल आदमी के सामने रख दी, लेकिन वो पागल मोहन की दुकान की सारी रबड़ी खा गया और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कच्ची मिट्टी की बनी हुई मटकी मोहन को थमाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मोहन ने मटकी खोली तो उसने देखा कि उस मटकी में लोहे की बनी हुई रबड़ी रखी हुई थी।
क्या है मटके में? इस मटके के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है जो बिल्कुल रबड़ी की डिजाइन का बना है। बेचारा दूध की बनी हुई हमारी सारी रबड़ी खाकर चला गया और हमें लोहे की रबड़ी देकर चला गया। कुछ वक्त बाद वही पागल पुष्पा की दुकान पर जाकर बैठ गया। दिनेश ने पुष्पा की नजर से छुपकर कुछ रबड़ी उस पागल को खिलाई। रबड़ी खाकर पागल वहाँ से जाने ही वाला था। अरे कहाँ जा रहे हो? रबड़ी खाई है तो पैसे देकर जाओ। जाने दीजिए पुष्पा जी, बेचारा पागल है। अरे पागल है तो क्या हुआ? मैंने पागलों को मुफ्त में खिलाने के लिए ढाबा नहीं खोल रखा। और ये इसके हाथों में क्या है? हाँ? पुष्पा ने उस पागल के हाथ से मटकी छीन ली। पुष्पा ने जैसे ही उस मटकी को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस मटकी के अंदर रबड़ी के आकार के हीरे जगमगा रहे थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में पुष्पा के हीरों की मटकी लोहे और कंकड़ की मटकी में बदल गई और वहीं दूसरी ओर मोहन की मटकी हीरे की रबड़ी में बदल गई। सेठ जी, ये तो हीरो की रबड़ी बन गई है। वो पागल व्यक्ति कोई मायावी व्यक्ति था। मोहन और सुरेश बेहद रईस हो गए। उन दोनों की रईसी देखकर पुष्पा का नौकर दिनेश पुष्पा से बोला, एक तो वो पागल आपकी मुफ्त में रबड़ी खा गया और हीरे की रबड़ी वो मोहन और सुरेश को दे गया। मुझे लगता है उस हीरो की रबड़ी पर आपका अधिकार था। ये सुनकर पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो गई। वो तुरंत कुछ गुंडों को लेकर सुरेश और मोहन की दुकान पर जाकर उनसे मारपीट करने लगी। कुछ वक्त बाद वहाँ गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस भी, जो कि पुष्पा के ही पक्ष में थी। उस पागल ने जो हीरो की रबड़ी तुम दोनों को दी थी वो मेरी थी। गलती से वो कंकड़ की रबड़ी मुझे देकर चला गया। यह बिल्कुल गलत है। अपना मुंह बंद कर और सीधी तरह से मेरी हीरे की रबड़ी वाली मटकी वापस कर। पुष्पा उन दोनों से बुरी तरह से झगड़ा करने लगी। तभी वहाँ पर वही पागल आ गया। मैंने सोचा था कि तुम्हारा लालच अब समाप्त हो गया, पर वक्त के साथ तुम्हारा लालच और बढ़ गया है। पुष्पा उस पागल आदमी की आवाज को पहचानती थी। वो उसके शौहर की आवाज थी, जो कि सालों पहले खो चुका था। गांव वालों, 20 साल पहले मोहन के पिता को कोयले के खान में हीरे मिले थे। उस बेचारे ने मुझे अपना समझकर वो हीरे एक रात के लिए मेरे पास रख दिए थे। मेरी बीवी पुष्पा एक लालची औरत थी। 20 साल पहले एक हादसे में मेरी और मोहन के पिता की जान चली गई। तब से मैं मोहन को ये हीरे देने के लिए तरस रहा था, लेकिन पुष्पा के कारण मैं नाकामयाब रहा और मुझे पता था कि मुझे पुष्पा का लालच ही यहाँ खींच लाएगा। इतना कहकर अचानक वो पागल गायब हो गया। पुलिस ने पुष्पा को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान पुष्पा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने पुष्पा को उम्र कैद की सजा सुना दी।